नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो भाई 4 बज चुके हैं और डिस्कस करने हैं हमें आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो सिर्फ ना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके लिए ज्ञानवर्धक भी हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे से पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपने एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाले प्यारे से एक इनिशिएटिव जिसका नाम है रैपिड सीरीज़। अब भाई आप मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हो, उनके कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ एग्ज़ाम में आनी है क्या नहीं आनी है। तो हमने क्या किया है, उन सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को कंपाइल कंसाइज करके आपको रैपिड सीरीज़ सर्व कर दी है। अब आप इस रैपिड सीरीज़ का कंटेंट को अगर इवेल्यूएट करना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं कि क्या महत्व है इस रैपिड सीरीज़ का, तो उसके लिए आप चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे हमारी खुद की एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट हो, वहीं पर आपको मिल जाएंगी साइड में सैम्पल पीडीएफ। उन सैम्पल पीडीएफ को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से चैप्टर को डिज़ाइन किया गया है, फ्रेम किया गया है, और फिर बाद में वहीं पर आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो वेबसाइट विजिट ज़रूर करिएगा। हाँ, एक आपके प्रॉफिट की बात ये है कि अगर आप एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से ही खरीदोगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ कर देंगे तो इसमें 10% और ऐड कर दीजिए, यानी टोटल डिस्काउंट हो गया 45। और इस 45 डिस्काउंट के बाद में आपकी ये जो बुक की एमआरपी 1200 कुछ रुपए थी, ये आपको सिर्फ 684 में मिल जाएगी। तो भाई इससे प्यारी डील आपके लिए क्या हो सकती है। तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देख रहे हो खाने पीने की चीज़ पहली बार में ही आ गई है ना। इससे अच्छा और क्या होगा। आपके दिन की शुरुआत ही आज किससे हो रही है, एकदम, जिसका नाम है बैगवेट, और ये फ्रांसीसी डिश है। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि किस देश की मशहूर, यानी ये वहाँ की मशहूर भी है, बैगवेट यानी एक डिश है ये, इसको संयुक्त राष्ट्र की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जा रहा है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है वो देश कौन सा है। चलिए हम बताते हैं, वो देश है फ्रांस बेटा। ठीक है, अब इस आर्टिकल की डिटेल देखते हैं हम यहाँ पे। तो फ्रांस की मशहूर बेकिंग डिश जिसका नाम है बैगवेट, इसको संयुक्त राष्ट्र की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जा रहा है। बैगवेट का जो आविष्कार है ये 1839 में अगस्त जेंग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अगस्त जेंग द्वारा। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे की स्टेटस जान लेते हैं। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची को जो है 2008 में स्थापित किया गया था। इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सम्मेलन 2003 के तहत जारी किया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रही होगी पिक में, ये एक समुद्री गाय है, इसको समुद्री गाय बोलते हैं। ठीक है, अब आपके सामने प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य में स्लेंडर लॉरिस और डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आप ध्यान रखना, तमिलनाडु। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसमें हम आगे इसके आर्टिकल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो तमिलनाडु के वन विभाग ने 2 वर्षों में स्लेंडर लॉरिस और डुगोंग दोनों के लिए संरक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। क्लियर है, दोनों के लिए। आगे जानते हैं इसके बारे में। वन विभाग के अनुसार तमिलनाडु में डिंडीगुल जिले का एक जगह है जिसका नाम है अय्यालपुर, यानी अय्यालुर। इसके लिए इस जगह को जो है लॉरिस संरक्षण केंद्र, जबकि तंजावुर जिले का जो मनोरा, इसमें डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। स्लेंडर लॉरिस जो है ये एक रात्रिचर जानवर है जो अपना अधिकांश जीवन वृक्षों पर व्यतीत करता है। ठीक है, और इसके बारे में जाने इसकी खासियत क्या है। तो ये धीमी और सटीक गति के साथ शाखाओं पर, उनके जो टॉप होते हैं ना, जो कोई भी पेड़ होता है उसका शीर्ष होते हैं, उन पर एकदम झूलते हुए, एंजॉय करते हुए घूमते रहते हैं ये, है ना। चलो अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगर हम डुगोंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप ध्यान रखना ये जल में रहने वाला स्तनधारी है जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। तमिलनाडु देश का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य है और डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी स्थापित किया है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। हालांकि मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल कराई देता हूँ आपके टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम कार्ड लाइव पर। आप जाकर के विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन ने वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स को खत्म करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। तो ये 2030 तक का किया है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है। आंसर क्या होगा इसका?
2030। यूएन एड्स की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एड्स परीक्षण पीड़ित लोगों की देखभाल जागरूकता में असमानता के कारण पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, इस लाइन को छोड़िए आप। देखिए, इन शॉर्ट्स अगर कहा जाए तो ये है कि 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसमें एड्स के जो पेशेंट हैं या एड्स के जो मामले हैं ये बढ़े हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यूएन एड्स की स्थापना की तो वो कब हुई थी, तो आप ध्यान रखना ये 1994 में हुई थी। आगे देखते हैं, डब्ल्यूएसी 2005 से एक स्वतंत्र संस्था है और ये इसी के रूप में काम कर रहा है। ये इसके कार्यकाल और कार्यालय की अगर बात करोगे तो ये कहाँ पर है, केपटाउन, जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में स्थित है। अब एड्स एचआईवी की अगर बात करोगे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका पूरा नाम है। क्लियर है, और ये वायरस भी है सेम, इसी वायरस के कारण ये होता भी है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान ने मिलकर भारत के पहले मछली टीके का विकास करेंगे। ये दोनों ही केंद्र जो हैं ये कहाँ स्थित हैं, हैदराबाद में है, लखनऊ में है, मुंबई में है या फिर कोच्चि में। तो आप ध्यान रखना ये हैदराबाद में स्थित है। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखो, मीठे पानी की जो मछलियाँ होती हैं तो इनको जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं ना उनसे बचाने के लिए ये टीका विकसित किया जाएगा। आप अंदाज़ा लगा रहे हो साइंस कितनी आगे बढ़ चुकी है कि मछलियों को टीका लगाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कॉलमनेरिस रोग जो है और एक रोग और है यहाँ पे एडवर्डसिलोसिस। ठीक है, इस रोग के लिए एक गंभीर स्थिति है जो कई मीठे पानी की मछलियों को प्रजाति को ये क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत की 65% से अधिक मछली अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर से आती है। आगे देखते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। एक तो क्रम आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि ये कौन सा है, तो 23वां है। अब कहाँ मनाया गया तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया है। देखिए, तो 1 दिसंबर को नागालैंड के दक्षिणी आगामी क्षेत्र नागा हेरिटेज विलेज किसामा में इसको आयोजित किया गया है। अगर बात करें हम हॉर्नबिल महोत्सव की तो ये नागालैंड की सरकार के द्वारा आयोजित किए जाने वाला सबसे बड़ा जनजातीय त्योहारों में से एक है। आयोजन मुख्य तौर पर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो ये इसका क्या हो जाता है, एक तरीके से हम कहेंगे ये सर इसका उद्देश्य यानी कि इसका पर्पस भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व एड्स दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम 2022 की क्या थी, तो वो थी इक्वलाइज। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का, तो एड्स के प्रति दुनिया भर में लोगों को एकजुट करना और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसकी शुरुआत जो है वो 1988 में की गई थी। देखिए, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बना किससे, मैं आपको बता दूं। पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि जो केमिकल वॉर हुए थे, ठीक है, यानी कि रासायनिक युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने लगभग 1 लाख के करीब, इससे ऊपर ही थे, इतने लोगों ने जो है जान गंवाई थी। तो जो रासायनिक युद्ध में शहीद हुए थे उनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है और कौन सा, तो स्मरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये डे 30 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर यानी कि रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में इसको मनाया जाता है। आगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे होंगे यहाँ पे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। समझ में आ रही है कि नहीं, कितने लोग मारे गए, लगभग 1 लाख। लेकिन यहाँ पे ये आंकड़ा जो है बहुत नंबर कम देते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो मृतकों का आंकड़ा है बहुत ही छोटा रेशियो देते हैं, मारे इससे ज़्यादा जाते हैं हमेशा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कार्बन कैप्चर पर एक अध्ययन रिपोर्ट जो है जारी की गई, ये कौन से मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा या फिर विदेश मंत्रालय द्वारा या फिर संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो आप जानते हो इनमें एक सिंपल सी बात है, इनका 3 का तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा नीति आयोग होगा। ठीक है, तो ये भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का मतलब जो है, यानी पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। एक बात का ध्यान रखना, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं इनको प्रासंगिक यानी बेसिकली आप बुकिस लैंग्वेज पे ना जा करके आप, मैं जो बता रहा हूँ आप उस पे जाइए। देखिए, केंद्र होते हैं, राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो इनको तकनीकी रूप से यानी टेक्निकल रूप से यह क्या करता है, ये सलाह देता है ये। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है अभी, तो आप ध्यान रखना सुमन वैरी। और सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर इसके सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विस्तारा का एयर इंडिया में विलय जो है ये किस वर्ष तक हो जाएगा, तो ध्यान रखना 2024 तक इसका जो है वो विलय कंप्लीट हो जाएगा। तो टाटा सन्स कंपनी ने घोषणा की है कि मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का जो है एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। आपको ये पता होगा बिस्लेरी की जो कंपनी है, अभी मैंने कल वाली क्लास में कवर की थी ये चीज़ कि बिस्लेरी को भी जो एक्वायर किया है वो किसने किया है, टाटा नहीं किया है, क्योंकि जो बिस्लेरी के मालिक हैं उनकी कोई आगे संतान है नहीं, तो इसका उत्तराधिकारी कोई है नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, उसको मर्ज किया है। कितने पैसे, लगभग 6000 करोड़ कुछ रुपए लेकर के उसको मर्ज कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। टाटा सन्स एयर इंडिया के मालिक हैं। अब एक ध्यान रखना, विस्तारा टाटा समूह की 51% हिस्सेदारी जो सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। दोनों एयरलाइंस विलय के बाद एयर इंडिया सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25.1% हो जाएगी और शेष 49%। आगे देखिए, हाल ही में सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप ध्यान रखना एस.जे. वजीफादार इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। हाल ही में, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो चुका ना, हाँ ये हो चुका पूरा क्लियर। तो सेबी की अगर बात करोगे तो नियमों की समीक्षा के लिए एक हाई कमेटी का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एस.जे. वजीफादार। क्लियर है। पहल की अगर बात करोगे मकसद क्या है यानी उद्देश्य क्या है इसका, तो उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर मौजूदा नियमों को सरल और मजबूत बनाना। समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.जे. वजीफादार होंगे। समिति के नियामक शेयरों का अधिग्रहण और कारोबारी सुगमता संबंधित मामलों पर सलाह देगी ये। अगर बात करें सेबी के फुल फॉर्म की, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, लेकिन देखो अगर मुख्य रूप से माना जाए यहाँ पे गैर संवैधानिक रूप में, तो इसको ऑफिशियल तो मानेंगे नहीं हम। ऑफिशियल किसको मानेंगे, तो 1992 को, क्योंकि तब इसको क्या कर दिया, वैधानिक। वहाँ निकाय और ये यहाँ पे फिर वैधानिक ही कर दिया इसको। ठीक है, भारत में एक ये पूंजी और कमोडिटी बाजार है। मुख्यालय की अगर बात करोगे तो इसका मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष की बात करोगे तो माधवी पुरी बूच हैं। चलिए अब हम उन करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे जो हम पहले क्लासेस में कवर कर चुके हैं वन लाइनर की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है, तो 97। ठीक है, 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। देखिए ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो आप ध्यान रखना ये गैस लाइटिंग को घोषित किया। मरियम वेबस्टर, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना और अगर आपके मोबाइल में मरियम वेबस्टर एप्लीकेशन नहीं है तो ध्यान रखना जिस सेक्शन में भी इंग्लिश आती है तो आपकी थोड़ी सी वहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मरियम वेबस्टर इंग्लिश को बहुत आसान बना देता है। क्लियर है, चलिए ये भी मैंने कवर किया है अपनी कल वाली वीडियो में। हाल ही में किस देश की फिल्म नारगेसी ने IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, तो ईरान। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे INTUC यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो लक्ष्मी वेंकटेश को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ
ईयर का पुरस्कार मिला है? तो अवनी लेखरा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सेबी ने किसे बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया है? तो सुंदरमन राममूर्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो आप ध्यान रखना, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? 7वां संस्करण ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा। क्लियर है? नाउ, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई है? तो अभी मैंने आपको कल की वीडियो में इसका पूरा आर्टिकल कवर किया था और आज भी मैंने इसको ठीक से लिया हुआ है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखते हैं हम, चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो रसिया में है, यानी रूस में। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो मैंने आज की वीडियो में तो इसका आर्टिकल पूरा कवर किया है, इक्वलाइज यानी कि समानता। क्लियर है? चलो, अब एक प्यारी सी खबर आप लोगों के लिए ये है कि मैं ये जो क्वेश्चन कवर करता हूँ, अगर आप इनको हार्ड कॉपी की फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से या फिर अपने नियर बाई बुक स्टोर से हमारी मैगजीन को परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स और देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।